अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक जो कॉमन चीज़ है जो कि तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले साइंसदान कहते हैं, वो आपके लिए हैरान कुन होगी कि हमें नहीं पता ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जी हाँ, जितने भी साइंसदान हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ये बता देंगे कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और ये सॉफ्टवेयर ये काम करेगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये लर्निंग करेगा। लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि जो बीच में एल्गोरिदम है, न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड एल्गोरिदम है, उनकी लेयर्स के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रही है और वो उस नेटवर्क की आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम इन नेटवर्क्स के बारे में बहुत कम जानते हैं और ये कहना है जो गॉडफादर हैं एआई के, उनका, जिनका नाम है जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये काम करती है। इसे जिस चीज़ पर, जिस डेटा पे ट्रेन किया जाए, ये अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में, हम इस एल्गोरिदम के बारे में बहुत कम जानते हैं, हम इसकी लर्निंग कैपेसिटी के बारे में बहुत कम जानते हैं, हम ये बहुत कम जानते हैं कि ये वक्त के साथ साथ कितना आगे बढ़ेगा, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, इसकी क्या सलाहियतें होंगी, उसके बारे में बहुत कम मालूम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इमर्जेंस कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज करती है, यानी जो आपने बाउंड्रीज इसको दी होती हैं ये उससे बाहर निकल सकती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने इसको दिए हैं, क्योंकि इसके एल्गोरिदम्स ही कुछ इस तरीके से हैं कि वो वक्त के साथ साथ डेटा से बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं और उसके बाद वो अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते रहते हैं। तो आपको नई नई चीज़ें, नई नई शक्लें, नई नई आइडियाज़ और नई नई जिहतें नज़र आ सकती हैं एआई एल्गोरिदम से। इसीलिए इनको अमर्जेंट एल्गोरिदम्स कहा जाता है और इनके बारे में ये जितना अच्छा डाटा रिसीव करेंगे उतनी अच्छी फ्यूचर की प्रेडिक्शन और डिसीजंस करेंगे। लेकिन वो डिसीजन किस किस्म के होंगे, उनको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए, इंसानों के लिए अब निस्बतन मुश्किल होता जा रहा है, जिस तरीके से ये एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करंट एआई की जो लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो ईमेल लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है, हमने डिज़ाइन किया है उनको ऐसे। वो इमेजरी को देख सकते हैं, उसे क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, जिस तरह मिड जर्नी सॉफ्टवेयर है। एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि अब वीडियो एडिटिंग में आ रहे हैं। कोडिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर की कोडिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जो कैपेबिलिटी हमें पता था कि इनके अंदर होंगी। लेकिन फिर कुछ कैपेबिलिटी इमर्जिंग एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ बनी, यानी वो ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने खुद इख्तियार किया। उसमें डीप फेक वीडियोस, अब डीप फेक आवाज़ हो या तस्वीर हो, इन दोनों में एआई को बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है और वक्त के साथ साथ ये अबूर बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एआई को एक डॉक्यूमेंट दे दें और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट दे दें और उसको कहें कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज़ निकाल दो जिससे मैं इसमें गलती पकड़ सकूं और ये नल एंड वॉइड हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसकी ज़रूरत ना हो, तो वो आपको फ़ौरन ढूंढ देगी, वो आपको उसकी रीजनिंग भी देगी, वो आपको बिल्स ड्राफ्ट कर देगी, वो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड में से एरर निकाल देगी। तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़ुबान को मास्टर कर रही है, क्योंकि वो हमसे डेली बेसिस पर हज़ारों लाखों लोगों से बातचीत कर रही है और उसके साथ साथ वो लर्निंग कर रही है और लर्निंग के साथ साथ उसकी ज़ुबान की कैपेबिलिटी बेहतर होती जा रही है, क्योंकि हम उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ुबान, अपनी ज़ुबान समझा रहे हैं। हम कोडिंग के ज़रिए उसको बता रहे हैं कि हम किस किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हम किस किस्म की ऐप्स जानते हैं। हम ड्राइंग्स के ज़रिए उसको बता रहे हैं, हम अपने इमेजेस के ज़रिए, थंबनेल्स के ज़रिए बताते हैं कि ये वर्ड तहलका मचा देते हैं, ये वर्ड लोगों को रोने पे मजबूर कर देते हैं, ये वर्ड उन्हें उदास बना देते हैं, ये वर्ड उन्हें खुश बना देते हैं। हम चीज़ों को कंपोज कर रहे हैं, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे सीख रही है और साथ साथ वो हमें उनमें काफ़ी चीज़ें बना कर भी दे रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे वो इस चीज़ों को सीखेगी तो उसे अंदाज़ा होता जाएगा और उसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंसान ज़ुबान के बगैर कुछ नहीं है।
हम अगर देखें तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बैंक में जाते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। आप करेंसी का नोट अगर आपने निकलवाना हो तो आप चेक लिख के देते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें भी डिजिटल नंबर्स हैं। हर जगह पर हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस ज़ुबान के इस्तेमाल को एक स्टेप और ऊपर ले जाया जाए तो हमारे जितने इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं वो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनर्स आते हैं, वो हमें ट्रेन करते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर उससे भी ऊपर चले जाएं तो रिलीजन ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जितने बुज़ुर्ग हैं वो जब बातचीत करते हैं ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। पोप साहब जब बात करते हैं वो भी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ुबान इंसानों की सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़ुबान के बगैर इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते और चीज़ों को समझ नहीं सकते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी इस कैपेसिटी को, इस टूल को सीख रही है। सीख दो वो चुकी है, क्योंकि इस वक्त की स्टडीज़ की ये कहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम आदमी से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल सकती है या बता सकती है और समझ भी सकती है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ ज़ुबान पर अबूर हासिल करने जा रही है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि एक नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी, एक बग़ैर मांस रखने वाले एंटिटी, खैर मांस तो और भी कई चीज़ों का नहीं होता, लेकिन एक नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी इंसानों की ज़ुबान पर अबूर हासिल करने जा रही है। और जब वो ये अबूर हासिल करेगी तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत परेशान कुन हो सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बैंक में जहाँ पर आप हर वक्त ट्रांजैक्शंस करते हैं। आपको पता है बैंक का जो डिजिटल डेटा होता है वो 90% होता है, यानी 90% हमारी जो करेंसी है वो डाटा की फॉर्म है। और उस डाटा की फॉर्म को एआई मॉडल्स बड़े आराम से मनूवर कर सकते हैं। इंसान जो दूसरे इंसान पर असरअंदाज होता है वो कहानियों से होता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अरेबियन नाइट्स की तरफ, जो कि 1001 कहानियों का मजमूआ है। और वो अरबी ममालिक के कहवा खानों में स्टोरी टेलर्स वो कहानियाँ सुनाते थे और लोग जोक दर जोक आकर उन कहानियों को सुनते हैं। आज भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और इंस्पिरेशनल स्पीकर कहानियाँ सुनाकर हमें रग़बत देते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं या हमें प्रोग्राम कर देते हैं। इस वक्त भी मैं आपको कहानी सुनाकर ही अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी एक और कहानी ख्वाब एक बहुत पावरफुल टूल और इंसान है। आज तक हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी वो इंसानों से सुनी। यानी अगर हम देखें कि कहानी के अंदर आता क्या है, तो मैं टेक्स्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं विजुअल्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं वीडियोस की भी बात कर रहा हूँ, मैं तस्वीरों की भी बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें जिससे हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं वो कहानियों की सूरत में हम लेकर जाते हैं। और वो कहानियाँ इंसानों को सुनाते आए हैं। लेकिन अब कुछ और होने जा रहा है जो कि बहुत ही परेशान कुन है। अब पहली मर्तबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि फ्यूचर में जनरल इंटेलिजेंस बनने जा रही है और उससे आगे सुपर इंटेलिजेंस बनने जा रही है, वो आपको कहानियाँ सुनाएगी। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कहानियाँ सुनाएगी तो उसके पास मेरा आपका हर किसी का डेटा पहले मौजूद है। मैं अपने कंप्यूटर पर क्या क्या सर्च करता हूँ उसे मालूम है। उसे मालूम है कि मैं किन चीज़ों को शौक़ से देखता हूँ, उसे मालूम है कि मैं किन चीज़ों को नापसंदीदगी से देखता हूँ, उसे मालूम है कि मेरी बायसेस क्या हैं, उसे मालूम है मेरा रिलीजन क्या है, उसे मालूम है कि मेरी एडिक्शंस क्या हैं, मैं किन चीज़ों में घिरा हुआ हूँ, उसे मालूम है मेरे दोस्त कौन हैं, उसे मालूम है मेरे रिलेटिव्स क्या है। तो वो मेरे बारे में इतना ज़्यादा डाटा रखता है। मेरे बारे में उसने एक एवाटार बनाया हुआ है इस वक्त, वर्चुअल एवाटार, जो कि बिल्कुल अदील इम्तियाज़ की तरह है और वो वही काम करता है। उसके इमोशंस हर चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसे कि मैं हूँ। और जब वो उसको सामने रखकर एक कहानी बनाएगी ताकि वो अदील इम्तियाज़ की कमज़ोरियों को पकड़ के उसे इम्प्रेस कर सके और उसे अपनी सोच की तरफ लेकर जा सके, तो आप सोचें कि उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। 2016 में पहली मर्तबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सॉफ्टवेयर जिसे अब गूगल डीप माइंड कहते हैं, अल्फ़ागो,
उसने उस वक्त के गो एक गेम है उसकी चैंपियन ली सेडोल को हराया। अल्फा गो ने ली सेडोल को हराया और उसके बाद और सॉफ्टवेयर्स बने जिन्होंने अल्फा गो को हरा दी। तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई और फिर ये चैंपियनशिप ही ख़त्म कर दी गई, क्योंकि अब कभी भी इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गो की गेम को नहीं जीत सकता। बिल्कुल ऐसे ही चेस के साथ हुआ है। चेस में भी सॉफ्टवेयर ने हमें हराना शुरू कर दिया और फिर चेस की चैंपियनशिप भी ख़त्म हो गई। अब आप कभी सुनते नहीं होंगे कि चेस की चैंपियनशिप भी आ रही है। लेकिन अगर यही काम हमारे साथ और फील्ड में होना शुरू हो जाए, मैं आपको पावर दिखाने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर क्या है। एक चैंपियन जब शतरंज खेल रहा है तो वो 100 मूव सोचता है, उसके बाद वो डिसीजन करता है। लेकिन जब अल्फा ज़ीरो शतरंज खेल रही थी ली सेडोल के साथ या अल्फा गो के साथ उसने शतरंज, तो वो 10,000 मूव सोच रही थी और उसके बाद वो डिसीजन लेती थी। 10,000 सर्चेज वो देख कर फिर डिसीजन लेती थी। और आज की जो स्पेशलाइज्ड इंजन्स हैं जो कि चेस के इंजन हैं, वो 10 मिलियन 1 करोड़ सर्चेज देखते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये करेगा, अगर मैं ये करूँगा तो ये करेगा, अगर ये इस तरह करेगा तो फिर ये 10 बारियों के बाद ये कहाँ पर होगा, मैं कहाँ पर होऊंगा। ये सारी की सारी जो प्लानिंग है वो पहले ही उसके दिमाग में होती है। इस चीज़ को अब आप लें आर्ट्स में, अगर वो आर्ट्स में हमारा मुकाबला ऐसे ही करना शुरू कर दें, साइंस में वो अगर पॉलिटिक्स में आ जाए और वो जानना शुरू कर दे कि इस बंदे को ये सियासी पार्टी पसंद है तो मैं किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके दूसरी पार्टी की तरफ ले आऊँ। बहुत से इलेक्शन फ्यूचर में और अभी भी रिग हो रहे हैं और बहुत से इलेक्शन सोशल मीडिया और एआई की बेसिस पर रिग होंगे। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात है वो है रिलीजन। जब एआई आपको रिलीजन के बारे में बताना शुरू करेगी तो आप एक मरतबा मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि एआई मुझे रिलीजन के बारे में बता रहे। तो कभी आप जाकर चैट जीपीटी पर रिलीजन के क्वेश्चंस पूछें, रेफरेंसेस मांगे, कुरान से रेफरेंसेस मांगे, हदीस से रेफरेंसेस मांगे, वो आपको देगी। अभी रिसेंटली एक चर्च में पॉप की जगह जो उनका खुतबा होता है, समन जिसे कहते हैं, वो चैट जीपीटी ने दिया। तो जब चैट जीपीटी आपको आपके दीन के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में बताना शुरू कर देगी तो उसके पास इतना ज़्यादा डाटा है और वो उस डाटा को इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी। और हम तो वैसे भी अगर देखें तो बड़े वाक़यात सुन के कभी भी किसी दाई को ये नहीं पूछते कि इसका माखज़ क्या है, ये वाक़या आपने जो सुनाया वो किस किताब में लिखा हुआ है और किस जगह पर मेंशन है। हम हर वाक़े को, उसकी तासीर को लेकर बहुत खुश होते हैं, बाग हो जाते हैं और इसी चीज़ पर अपनी मेमोरीज़ बना लेते हैं। मैं हज पर गया तो मुझे सऊदी अरब में पता चला कि कम से कम 2 ऐसे वाक़यात कभी भी ज़हूर पज़ीर नहीं हुए जो कि हमारी किताबों में, दीनी किताबों में और स्कूल की किताबों में लिखे गए थे। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बारे में जानती है और वो ये जानती है कि आप वाक़यात से, स्टोरी टेलिंग से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और उनका माखज़ नहीं पूछते, उनका रेफरेंस नहीं पूछते नहीं है कि ये क्या सही है या गलत है, आपको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, सही ही होगी, तो वो फ्यूचर में आपके रिलीजन को मैनिपुलेट करेगी। और जब वो आपके रिलीजन को मैनिपुलेट करेगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। इस पूरी थीम को, वीडियो की सीरीज़ बनाने का मेरा मकसद ये पॉइंट था कि जब भी आपके साथ रिलीजन की कोई बात की जाए, मुझे पता है मेरे बहुत से लोग रिलीजन पर यकीन नहीं रखते, जो फॉलोअर्स हैं वो ज़रूर इस बात से मायूस होंगे, लेकिन क्योंकि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है इसलिए मैंने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ चलना है। तो जब भी आपको कोई भी बात रिलीजन की बताई जाए तो कम से कम उसका रेफरेंस ज़रूर पूछा करें और उससे इस्तदलाल करें, उससे बातचीत करें कि मुझे ये बताएं कि ये बात आपने कहाँ से कही। जब ये काम हम करना शुरू कर देंगे तो शायद हम अपने आप को आने वाले इस बहुत बड़े मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में सीधे रास्ते पर ले जा सकेंगे। लेकिन अभी बहुत सी और चीज़ें भी आनी है सीरीज़ में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसमें कोई गलती हो गई हो मुझसे, क्योंकि मैं अमूमन रिलीजन का और मज़हब का और दीन का
इस्तेमाल या उसकी बात अपनी वीडियोस में नहीं करता, तो अगर इसमें कोई कोताही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।